प्राइस उस वक़्त बहुत कम होता है, तो आपको जो प्राइस मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा। आपको ये भी सोचना है कि क्या मैं अपना कुछ स्टोरेज फैसिलिटीज़ बना सकता हूँ, या फिर मैं जो है किसी स्टोरेज हाउस में उनको स्टोर कर सकता हूँ। तो अगर मैं 15 दिन रुक जाता हूँ, 1 महीना रुक जाता हूँ और उसके बाद बेचता हूँ, तो मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो प्राइस अच्छा मिलेगा। उसी तरीके से जो लोग भाई बंधु अपना बिजनेस में चीज़ें बनाते हैं, वो ये सोच सकते हैं कि अपनी मार्केट देख सकते हैं कि भाई अभी जो है वो मैं एक जगह से इस जगह पे अपना जो प्राइस है, अपनी जो कमोडिटी है, अपना जो प्रोडक्ट है, वहाँ ले जाता हूँ। आई एम सेलिंग देयर, what is the market price that I am fetching there? But you should also look at what are the prices that are being paid for in other nearby markets. So if you really take your product from market A to market B, but you are getting rupees 20 or 30 or 50 extra, then you also have to of course look at the transportation costs. But factoring all this, if you really understand that it's making sense for me to really take my produce from market A to market B, then you should really do it. Only then I think you will be able to realize what are your costs, what is your income, whether you are making a profit, and what is it that you need to do to increase your profit, improve your profitability of your business. I think that's important. Then a related area which is important is borrowing and investment. कि क्या आपको अपनी जो टेम्परेरी नीड्स होती हैं उनके लिए क्या आपको बोरो करना चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आपके पास कोई और सोर्स नहीं है, अगर आपके रिलेटिव स्पेयर नहीं कर सकते हैं, आपके अदर इनफॉर्मल सोर्सेज जो हैं वहाँ से आप पैसा नहीं ले सकते हैं, तो क्या आपको बोरो करना चाहिए? ऑफ कोर्स बोरो करना चाहिए। अगर कोई किसी की हेल्थ जो कंडीशन इस तरह की है फॉर विच यू नीड मनी टू टेक हिम और हर टू द हॉस्पिटल, ऑफ कोर्स यू हैव टू बोरो। बट आई थिंक यू नीड टू रियली मेक श्योर जब आप बोरो करते हैं तो आपको ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से समझना है कि आप जो आपको बिजनेस में चाहिए वो पैसा आप बिजनेस में लगाएं, उसको अपनी दूसरी नीड्स के लिए जो है वो यूज़ ना करें। और अगर इमरजेंसी में यूज़ करना भी पड़ता है तो बहुत कम यूज़ करें। एक 10% या 20% का रूल लेकर के चलें कि मैं इतना ही इसमें से यूज़ करूँगा इमरजेंसी नीड्स के लिए, और नहीं तो मैं ये सारा पैसा अपने बिजनेस में लगाऊंगा, उसको बिजनेस को बेहतर करने के लिए, उसको बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए, उसको इंक्रीज़ करने के लिए। ओनली देन you will be able to save enough money to meet your needs and to also repay the loan that you have taken, the money that you have borrowed from the bank. And it's also important to remember that when you have to repay, you don't have to just repay the loan, but you also have to repay the interest and other costs, the expenses that are incurred when you really took the loan. तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप पैसा जो है वो बैंक से लेते हैं, वो आपको समझाते भी हैं, आपको गाइड भी करते हैं कि आप पैसा जो है इसको इस तरह से यूज़ करिए, आपको कब वापस करना है, कैसे वापस करना है। और बैंक्स जो हैं वो आजकल जो हैं उनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। जो किसान भाई हैं, फॉर आवर फार्मिंग कम्युनिटी, there is this Kisan credit card scheme through which you can borrow for your production and consumption needs. जो हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए हमारे जो बैंक्स हैं वो आपके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करते हैं, आपको प्रायोरिटी सेक्टर के लोन्स मिलते हैं, आपको और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो मिलती हैं। तो कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप नॉन फॉर्मल सोर्सेज से बोरो करते हैं, एक तो उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। जो हमने स्टडीज़ अपने यहाँ पे करी हैं वो ये दर्शाती हैं कि जैसे बैंक आपसे 7 या 8% ले रहा है, तो वहीं अगर आप मनी लेंडर के पास जाते हैं
दूसरे लोगों के पास जाते हैं तो वो आपसे 10, 12, 15% जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो आपको जाना चाहिए जो फॉर्मल सोर्सेज होते हैं, और उसमें बैंक्स ही हैं जो आपको बेटर गाइड कर सकते हैं, जो आपको बेटर सलाह दे सकते हैं, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट की नीड्स हैं अगर आप उनके सामने अपनी बिजनेस की प्लान बताएंगे, इफ़ यू explain these are the commodities that I am growing, these are the crops that I am growing, these are the commodities that I am producing, this is the unit that I have, and they will be able to guide you how much loan you should really take and what you should really do so that you are able to repay the loan. ये बहुत ज़रूरी है समझना. Only then you will be able to really make profit and also make sure that you have enough money to meet your family needs and also make investments, not just in your business but also investments in education, in expanding your resource base. अगर आपको लैंड लेना है, अगर आपके पास छोटा यूनिट है उसको बड़ा करना है, अगर आज आपके पास एक दुकान है तो आप 2 दुकानें कैसे ले सकते हैं, वो आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने बिजनेस को एक बिजनेस के तरीके से सोचेंगे कि मेरी आमदनी कहाँ से हो रही है, मेरे खर्चे कहाँ पे हो रहे हैं, क्या मैं सेव कर रहा हूँ, क्या मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मैं वो सारी चीज़ें कर रहा हूँ जिससे मैं अपने बिजनेस को अपना जो चाहे वो फार्मिंग है चाहे वो नॉन फार्मिंग है उसकी मैं बढ़ोतरी कर सकूँ, उसको मैं कैसे प्रॉफिटेबल बना सकूँ. अब इन सब से जुड़ा हुआ एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट which I think also should be taken into account whether you are doing farming or you are doing non-farming. उसमें सबसे बड़ा जो इशू होता है वो होता है रिस्क, और उस रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए, हाउ टू मैनेज रिस्क. रिस्क जो हैं वो फार्मिंग में भी होते हैं, नॉन फार्मिंग में भी होते हैं. फार्मिंग जो बिजनेस में जो रिस्क होता है वो बहुत बड़ा रिस्क होता है आपका रेनफॉल को लेकर के. कभी आपका रेनफॉल टाइम पे होता है, कभी आपका रेनफॉल टाइम पे नहीं होता है, कभी आपके फ्लड्स आ जाते हैं, कभी आपका जो हेल स्टॉर्म आ जाता है, ओले पड़ते हैं. ऑल दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. कभी आपके इंसेक्ट पेस्ट का अटैक हो जाता है. जो हमारे नॉन फार्मिंग बिजनेस में हैं उनके लिए जो रिस्क्स होते हैं वो मेनली होते हैं 3-4 चीज़ों की वजह से, कि भाई आपके बिजनेस में, आपकी शॉप में, आपके यूनिट में फायर तो नहीं लग गया, कहीं आपकी चोरी तो नहीं हो गई, या फिर आपकी जो मशीनरी है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, वो काम करना बंद कर देती है. तो ये सारे तरह के रिस्क होते हैं जो लोगों को, चाहे वो फार्मिंग में है नॉन फार्मिंग में है, उनका ध्यान रखना पड़ता है. लेकिन ये रिस्क ऐसे होते हैं जिनको मैनेज किया जा सकता है, और उसके 2 तरीके होते हैं. एक रिस्क जो है मैनेज करने का वो ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप फार्मिंग करते हैं. फार्मिंग में क्या होता है कि इफ़ देयर इज़ नो रेन फॉल ऑन टाइम देन यू मेक एडजस्टमेंट्स इन द सोइंग सीजन ऑफ क्रॉप्स. देन यू थिंक कि अभी जो है वो मैं, क्योंकि रेन लेट हो गई है, मैं गेहूँ नहीं उगा सकता हूँ, लेकिन मैं जो है वो बाजरा और पल्सेस उगा सकता हूँ. तो आपको वो एडजस्टमेंट करना है. अगर आप मान लीजिए आपका थेफ्ट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आपको भी ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि आपको 1 महीना लग सकता है, 1.5 महीना लग सकता है, अब मैं ये कर सकता हूँ, अब मैं वो कर सकता हूँ, जिससे ये जो टाइम पीरियड है उसको मैं अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करके मैं अपने बिजनेस को बंद होने से रोकूँ, या मैं इस तरह से इंश्योर करूँ कि मेरी कुछ क्रॉप्स जो हैं वो उगें, मैं उसमें से कुछ उगा पाऊँ, कुछ बचा पाऊँ, कुछ बेच पाऊँ, जिससे आमदनी भी हो सके और मेरे को इतना फ़र्क भी नहीं पड़े. इसी तरीके से अगर आपके इंसेक्ट और पेस्ट के अटैक होते हैं, या कई बार ये भी होता है, हमारे किसान भाई जो हैं, किसान बंधु, उनको ये भी होता है कि अगर आप गलत जगह से अपने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड खरीद लेते हैं, देन व्हाट हैपन्स इज़ आपकी सारी क्रॉप्स डैमेज हो जाती हैं. फिर आपको एक अलग तरह का रिस्क जो है वो मैनेज करना पड़ता है.
उसको मैनेज करने का सिंपल तरीका होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट्स लेते हैं, जो भी आप इनपुट्स खरीदते हैं, चाहे आप सीड खरीद रहे हैं, चाहे आप फर्टिलाइज़र खरीद रहे हैं, चाहे आप इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड खरीद रहे हैं, बाय दीज फ्रॉम सर्टिफाइड सोर्सेज और सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। जब आप ये इंश्योर करेंगे तो आपको ये सारी कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। उसी तरह से अपने जो दूसरे भाई बंधु होते हैं जो बिज़नेस करते हैं, उनको ये इंश्योर करना है कि वो ऐसी जगहों से अपने प्रोडक्ट्स जो हैं या रॉ मटेरियल है वो सोर्स करें जहाँ से आपको एक तो सर्टिफाइड प्रोडक्ट मिले, सस्ता मिले, टाइम पे मिले। तो आपको इस तरह से मैनेज कर सकते हैं रिस्क को। और जो आपकी मशीनरी है और आपके जो एसेट्स हैं, आप लैंड का ध्यान रख रहे हैं, आप अपनी मशीनरी का टाइम टू टाइम ध्यान रख रहे हैं, आप प्राइसेस जो हैं उनका जो है इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं सही टाइम से, सारी जगहों से, जिससे आपका बिजनेस जो है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, आपका जो प्रोड्यूस है उसकी आप वैल्यू आपको ज़्यादा मिले, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके जो इनपुट्स हैं, उनकी वैल्यू आपको जो है वो कम देनी पड़े। तभी आप, अब अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपका बिजनेस जो है और ये जो रिस्क है इसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं। एक और तरीका जो है वो अपने बिजनेस की रिस्क को मैनेज करने का होता है, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी डोंट डू इट वेदर इट इज़ फार्मिंग और वेदर इट इज़ नॉन फार्मिंग बिजनेस, विच इज़ एक्चुअली टू बाय इंश्योरेंस। अगर हमारे किसान भाई हैं, for those who do farming, for them there is Kisan Fasal Bima Yojana, under which you can actually buy insurance. उसमें क्या होता है कि अगर आपका ड्राउट हो जाता है, अगर रेनफॉल नहीं होता है, हेल स्टॉर्म हो जाता है, तो वो उन सारी चीज़ों जो हैं वो उनके होने की वजह से भी आपको मुआवजा मिल जाता है। Then if you are able to buy insurance, then I think the losses that you incur because of natural calamities will be minimum, can be minimized. I think that's one way of really doing it. जो हमारे नॉन फार्मिंग बिजनेस में हैं उनको ये इंश्योर करना है कि वो, उनके लिए भी इंश्योरेंस जो है उसके कई तरीके होते हैं। आजकल जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, बैंक्स हैं, वो इंश्योरेंस जो है वो बेचते हैं। उसमें आपको हर तरीके का इंश्योरेंस जो है वो मिलता है। आप फायर का इंश्योरेंस ले सकते हैं, आप थेफ्ट का इंश्योरेंस ले सकते हैं, चोरी का इंश्योरेंस ले सकते हैं, डकैती का इंश्योरेंस ले सकते हैं। आप जो है वो आपकी मशीनरी जो है उसका इंश्योरेंस ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा पैसा जो है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है अपनी मशीनरी में, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप मैनेज कर सकते हैं बेहतर तरीके से अगर आप इंश्योरेंस जो है ले लेते हैं। साथ में एक और जो इम्पॉर्टेंट इशू है विच इज़ रिलेटेड टू हेल्थ इंश्योरेंस। हम लोग जो हैं इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हैं, लेकिन अगर आप अपनी फैमिली के नीड्स के हिसाब से अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं, तो जो अनटाइमली आपके इंसिडेंट हो जाते हैं, डेथ्स हो जाती हैं या कोई बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, तो जो सडन और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर होता है वो सारी चीज़ें आप जो है वो टाइम से जो है वो मैनेज कर पाएंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपका बिजनेस जो है वो ढंग से चलेगा, ये तरीके से आप इसको बढ़ा पाएंगे और आप उसको मैनेज कर पाएंगे जो उसके रिस्क हैं। अगर आप इस तरीके से अपना बिजनेस जो है वो चलाने की कोशिश करेंगे, चाहे आप फार्मिंग करते हैं चाहे आप नॉन फार्मिंग करते हैं, तो उसमें आप उसको मैनेज करते हुए उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा पाएंगे, उसमें से ये इंश्योर कर पाएंगे कि आप उसमें से बेहतर तरीके से सेव कर पाएंगे अपनी बच्चों की एजुकेशन के लिए, अपनी हेल्थ और फैमिली की नीड्स के लिए। और जो आपके रिस्क हैं, दोनों तरह के रिस्क, चाहे वो फार्मिंग में हैं या नॉन फार्मिंग में हैं, उनको मैनेज कर पाएंगे। सो इफ़ यू रियली डू ऑल दिस, आई एम श्योर you will be able to do better compared to the current scenario in which
mostly what families do, they don't really look at all these aspects. They simply do farming, they simply do business. जैसे चल रहा है वैसे ठीक है.